नमस्कार। आज किसानों का भारत बंद है और एक बात बहुत जोरदार तरीके से वर्तमान सरकार की तरफ से उड़ाई जा रही है कि पिछले 70 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ। मैं पूरे देश को सच बताना चाहता हूं क्योंकि झूठ न तो उसकी उम्र लंबी होती है और ना ही उसका कोई लाभ है, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए फिर बार बार कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। मैंने कई बार कहा मैं किसी राजनीतिक दल का प्रवक्ता नहीं हूं और आज भी यही कहना चाहता हूं, इसलिए मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूंगा, किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूंगा और ना ही मैंने वर्तमान सरकार के प्रधानमंत्री और उसके दल का नाम लिया। जब ये सवाल उड़ाया जाता है कि पिछले 70 वर्षों में इस देश के अंदर किसानों के लिए कुछ भी नहीं किया गया, तो मैं उस पीढ़ी का हूं जिसने बार बार ये पूछा कि ऐसा क्यों, तो जवाब मिलता था किसानों के लिए। ऐसा क्यों नहीं, किसानों को नुकसान होगा। तो सिलसिलेवार एक एक करके मैं आज आपको कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। झूठ की परतें अपने आप एक एक करके उधड़ती जाएंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक समय था जब डीजल की कीमत पेट्रोल की कीमत से बहुत कम थी, लगभग 60%। मोटे तौर पे ये समझ लीजिए कि अगर तेल पेट्रोल 2 रुपए लीटर था तो डीजल 1.25 रुपए लीटर था, 1 रुपए 20 पैसे लीटर था। और वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि डीजल से किसान का ट्रैक्टर चलता था। किसान का जो पंप है ना, वो पंप जो खेत में लगा होता है, डीजल पंप जिससे पानी खींचते थे जमीन के नीचे से सिंचाई के लिए, वो चलता था। इसलिए डीजल सस्ता था। डीजल की प्राइसेस कभी बढ़ाई नहीं गई। डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी तमाम तरह की चीजें लगती थी वो बहुत ही नॉमिनल थी, नाम की थी। और पेट्रोल पर जब भी बढ़ाया गया, पेट्रोल पर ही बढ़ाया गया और ये लंबे समय तक चलता रहा। तो ये किसानों के लिए ही किया गया था ताकि किसानों को उसका लाभ मिल सके। और आप ये कहें कि उसका लाभ सब लेते थे, तो आज बता दूं आपको, तब डीजल की कारें ही नहीं थी। उस जमाने में डीजल की एम्बेसडर कार जो टैक्सी में चलती थी वो बहुत बाद में आई। उससे पहले तो पेट्रोल से चलती थी। 1971, 72, 73 तक तो मैं बिल्कुल निश्चित हूं, तब तक तो पेट्रोल की गाड़ियां ही चलती थी, सारी कारें। और उसके बाद भी तेल को सस्ता रखा गया ये सोच करके कि इसमें ट्रांसपोर्ट महंगा नहीं होना चाहिए, लोगों का आवागमन जो है वो महंगा नहीं होना चाहिए, हमारे ट्रक जो ट्रांसपोर्ट का मुख्य साधन है उनको रियायत मिले, क्योंकि ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो अनाज महंगा होगा, चीजें महंगी होंगी। और वो सीधे सीधे फ्यूल जो है डीजल, वो सीधे सीधे महंगाई से जोड़ करके उसको देखा जाता था। और ये पूरी मेरी पीढ़ी के लोग इस बात को जानते हैं। नई पीढ़ी के लोग नहीं जानते, उनको ये बात मालूम नहीं है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगभग बराबर है। तो आज की सरकारें किसानों के प्रति लापरवाह है, उदासीन है, असंवेदनशील है, या पहले की सरकारें असंवेदनशील थी, ये फैसला आपको करना है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक निष्पक्ष न्यूज चैनल हिमालय दर्पण का मुख्य संपादक हूं और मैंने शपथ ली है कि मैं जब हिमालय दर्पण चैनल के लिए बोलूंगा, तथ्यों के साथ बोलूंगा, तर्कों के साथ बोलूंगा और सत्य का साथ दूंगा। तो मैंने आपको दोनों तुलनाएं बताई। नंबर 1, अब आइए दूसरे सवाल पर।
आपको मालूम है कि ट्रैक्टर जो है ना किसान का, ये 1.5-2% ब्याज पर, सिर्फ 1.5%, 2% ब्याज पर किसानों को इसका ऋण मिलता था, और उसके ऊपर सब्सिडी भी मिलती थी किसान को। जी हां, आपको हैरानी हो रही है ना ये जान करके? सच कह रहा हूं आपसे, सिर्फ इसलिए कि किसान के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसलिए मिलता था किसानों को ट्रैक्टर का लोन, जो ऋण है। और मेरे ख्याल से तो आज कहा जाता है कि जब तक आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन आएगी तब तक आपका लोन सैंक्शन हो जाएगा। ये एक ऐसा ऋण था कि आप कोटेशन लेकर के जाइए, अपने पेपर्स लेकर के जाइए, और बैंक ड्राफ्ट लेकर के सीधा ट्रैक्टर की एजेंसी में जाइए, और लौटते हुए घर पे अपना ट्रैक्टर भी लेकर के आ जाइए। वो सुविधा ट्रैक्टर के लोन के लिए थी, इसलिए कि किसानों को दिक्कत ना हो। तो किसान विरोधी सरकारें थी, ये थी या अब हैं, पहले थी या अब है, ये फैसला आपको करना है। मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा। किसान का जो बीज है, वो बीज या तो मुफ्त मिलता था किसानों को बीज केंद्रों पर, या बहुत ही सब्सिडाइज रेट पर। जो किसानों को जो बीज था ना, वो इतने कम कीमत पर मिलता था कि विदेशों ने जो हमारी मदद करते थे, उन्होंने ऐतराज उठाया कि साहब हमसे मदद लेकर आप किसानों को बांट रहे हो। ये आरोप लगते थे उस वक्त की सरकारों पर। अंतरराष्ट्रीय दबाव थे कि किसानों को सब्सिडी में अगर बांटोगे तो हम आपको मदद नहीं देंगे। ये मैंने आपको तीसरा किसानों के हित का काम पिछली सरकारों का बताया। चौथा, खाद। जो किसानों का फर्टिलाइजर है ना, ये ना तो मालूम था किसी को, और ना ही हमारे देश में पैदा होता था। इसकी इतनी सारी फैक्ट्रीज जो हिंदुस्तान में लगी है ना फर्टिलाइजर की, वो यूरिया हो, नाइट्रेट हो, मैं सारे खाद का नाम नहीं जानता, लेकिन कुछ इसी तरह के थे वो नाम, फॉस्फोरस हो, ये सब के सब बड़े बड़े इसके लिए खदानें तैयार की गई। पीपीसीएल देहरादून में था, पायराइट्स फॉस्फेट्स केमिकल्स लिमिटेड, पीपीसीएल। और पीपीसीएल के लिए 2 प्लेटफॉर्म हर्रा वाला जो रेलवे स्टेशन है ना, उसमें डेडिकेटेड थे। लगातार वो एक मैन्योर होता है, वो एक केमिकल खाद होती है पीपीसीएल, ये किसानों के लिए यहां से भर के जाता था, क्योंकि वो बहुत अच्छी जो उर्वरा है, जो खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर है, वो जमीन के नीचे दबा हुआ था। तो उसको निकालने के लिए बाकायदा माइंस, रोपवेज, ये सब बनाई गई, और पूरी एक सप्लाई चेन बनाई गई। और हर्रा वाला रेलवे स्टेशन तक रेलवे वैगनों में ये रात दिन लगातार ये लोड होता था। ये मालूम है ना पुराने लोगों को। तो किसकी चिंता थी? और सब्सिडाइज्ड रेट पर, ऐसे पूरे रेट पर नहीं। सरकार उसमें घाटा उठाती थी, और घाटा उठा करके किसानों तक ये सस्ती खाद पहुंचाती थी। तो ये कहना कि किसानों का के बारे में नहीं सोचती थी सरकारें पिछली, ये मैंने आपको चौथा कारण बताया। और आपको पांचवा सबसे बड़ा ऐतिहासिक और जो जिसने हिंदुस्तान के अंदर खेती को बहुत बड़ा एक लाभ पहुंचाया, वो जानते हैं क्या है? वो है चकबंदी। जी, ये पिछली सरकारों का विजन था, जिन्होंने चकबंदी करी। चकबंदी का मतलब है, हमारे पहाड़ के लोग तो कम जानते हैं क्योंकि यहां चकबंदी कभी शुरू नहीं हो पाई। चकबंदी का मतलब है जब एक किसान के खेत, छोटे छोटे खेत, थोड़ी थोड़ी जमीन गांव भर में बिखरी हुई हो, तो आपसी सहमति से भी, और कभी कभी ये राजस्व विभाग के अधिकारी अपनी दृष्टि से भी ऐसा करते थे कि एक किसान की सारी जगह, जितनी भी उसके पास पूरे गांव में बिखरी हुई भूमि है, उसको एक जगह इकट्ठा कर देते थे, और दूसरा किसान उसको दूसरी जगह दे देते थे। 2-4 दिन 10 दिन रोष उस पर रहता था,
लेकिन सब मिलाकर के फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई और लोगों को इसका इसका फायदा मालूम होने लगा। तो ये चकबंदी भी जो थी ये किसानों के हित में थी, तो ये किसने करा? मोदी जी। मैंने व्रत लिया था, नाम नहीं लूंगा, तो ये किसने किया? आज के प्रधानमंत्री जी। ये भी आपसे पूछना चाहता हूं। अब आपको ये भी बता दूं कि जो बाद में डीजल पंप की जगह जो मोटर लगे ट्यूबवेल पर, उसकी बिजली किसानों को फ्री में दी जाती थी। क्या ये मालूम है आपको? या आज की हमारी पीढ़ी इस बात को नहीं जानती है? तो ये कहना कि आज तक 70 साल में हिंदुस्तान में कभी भी किसानों के हित में नहीं सोचा गया, कोई नीति नहीं लाई गई, ये सरासर झूठ है और ये नई पीढ़ी को बरगलाने की बात है। अब आज हड़ताल क्यों है? मैंने बार बार इसके पीछे के कारण बताए, लेकिन एक बार फिर से दोहराना जरूरी है। मोदी जी, मजबूरी है, मोदी जी बीच में आ ही जाते हैं। आज के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको 6.5 वर्ष से ज्यादा हो गया प्रधानमंत्री बने हुए, आपको इतने दिनों में किसानों की याद क्यों नहीं आई? आपको क्यों नहीं लगा कि 70 साल में इस देश में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ? ये मैं पूरे देश को बताना चाहता हूं, अपने तमाम दर्शकों को अपने इस चैनल हिमालय दर्पण के माध्यम से आज बताना चाहता हूं। इससे पहले हमारे प्रधानमंत्री जी को, मौजूदा सरकार को इसलिए ध्यान नहीं आया कि इससे पहले जो फसल उत्पाद है, जो अनाज है, जो दलहन है यानी कि दालें, जो तिलहन है यानी कि वो चीजें जिनसे तेल निकलता है, फल है, सब्जियां हैं, आलू है, प्याज है, इसके कारोबार में देश के बड़े उद्योगपति नहीं उतरे थे। उन्होंने इस जो अभी कोरोना काल चल रहा है ना, देश के बड़े उद्योगपतियों, मैं उनका नाम भी नहीं लूंगा जब नाम ही नहीं लेना है, तो जो देश के बड़े उद्योगपति है, सबसे बड़े उद्योगपति, तो आप समझ गए मैं किन की बात कर रहा हूं। मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ, ये नाम आपको खुद लेना है जो देख रहे हैं। उन्होंने इस कोरोना काल में मालूम है क्या किया है? 3.25 लाख करोड़ रुपए के लगभग विदेशी कंपनियों से अपनी नामी गिरामी कंपनियों में ले लिया, और जिसका 60-65% हिस्सा सिर्फ रिटेल के काम में यानी खुदरा व्यापार में ही वो लगाएंगे। और उनकी साख है, उनको मालूम है कि उनकी सरकारों तक पहुंच है, वो जो कहते हैं वो करते हैं, वो जो सोचते हैं वो सरकारों से करवा लेते हैं। इधर उनके अधिकारियों ने एक ड्राफ्ट बनाया कि ये नीति हमारे व्यापार के हित में नहीं है, और उसको ऐसे बदलने से हमारा मुनाफा 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना होगा। इधर उनकी कलम चलती है, उनका टाइपराइटर, उनका कंप्यूटर उस नीति को टाइप करता है, और उसकी एक कॉपी पता नहीं टेलीपैथी से या कैसे करके एक दूसरे का दिमाग शायद पढ़ लेते हैं हमारी सरकार और जो बड़े उद्योगपति हैं, जिनका एकाधिकार है आज, जिनका एकाधिकार इस देश के हर एक उद्योग में, हर क्षेत्र में है। वो अब छोटे छोटे जो गली के दुकानदार हैं, अब उनके व्यापार में उतर गए हैं। तो उनका काम कैसे चले? उनकी मोनोपोली रिटेल के कारोबार में, अनाज के रिटेल में, जो गली गली में पंसारी की दुकान होती है ना, आज उसको कंपटीशन देने के लिए, उससे सस्ता और उससे ज्यादा अपनी सहूलियत से माल बेचने के लिए देश के बड़े उद्योगपतियों ने इस अप्रैल मई में पूरी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ, वो यहां इन्वेस्ट करेंगे, काम नहीं करेंगे। उनको पता है यहां लगा हुआ 1 रुपया
या तो शेयर के माध्यम से और हर साल जो डिविडेंड मिलता है उसके माध्यम से उनका पैसा यहाँ सुरक्षित है, बढ़ता रहेगा। तो ये जून के महीने में हमारी वर्तमान सरकार अध्यादेश लेकर के आई, बगैर किसी से बात करे। यहां तक कि जो वर्तमान सरकार का अपना कोर ग्रुप है, जो कैबिनेट है, उस तक से भी चर्चा नहीं हुई, सीधे कैबिनेट में लाए, उसको अध्यादेश की तरह से लाए। और महामहिम राष्ट्रपति जी जो बाध्य है, उनको कोई दोष नहीं देते, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उस पर हस्ताक्षर करके उसको अध्यादेश को पास कर दिया। और बाद में बिना किसी का उसका ड्राफ्ट पूर्व में दिए, बिना किसानों से बात करे। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि जिनके लिए आप नियम बनाने का बहाना कर रहे हो, आपने उनसे नहीं पूछा। और जब ये बिल संसद में आया तो ऐसा लगा जैसे ये पूरा का पूरा बिल उन पूंजीपतियों ने ही लिखा है, क्योंकि सारी की सारी धाराएं उनके पक्ष में है। अब कितना भी फसल के समय आप माल खरीद के अपने गोदामों में जमा कर लो, अब वो अपराध नहीं रहा। ये सब हमारी वर्तमान सरकार ने किया है। तो आज इसलिए किसान हड़ताल पर है, इसलिए आज तकलीफ भी हो तो भाई बर्दाश्त कर लेना। मैंने आपको सिलसिलेवार एक एक करके ये सारी मुद्दे बताए, तथ्य बताए, और एक भी बात इसमें अगर तथ्यहीन हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो के नीचे आपके कमेंट का स्थान है, मेरा प्रतिवाद कीजिए। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं कहना चाहता हूं इसको लाइक कीजिए, इसको पसंद कीजिए। जो एक ऐसा थम्स अप का अंगूठा बना होता है ना हमारे इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर, जहां आप देखते हो, उसको दबाइए। उसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होता है। सब्सक्राइब का मतलब है आपका समर्थन, और मुझे ऐसे मुद्दों पर आपका समर्थन चाहिए, क्योंकि हिमालय दर्पण हमेशा सच का साथ देगा, सच की आवाज उठाएगा। और आज किसान सच्चाई के रास्ते पर है, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं देश के अंदर किसी भी प्रकार के बंद का, देश क्या प्रदेश, शहर, किसी भी जगह पर किसी भी प्रकार के बंद का विरोधी हूं। मगर जब कोई और चारा न मचे, जब गर्दन पर घुटना आ जाए किसी हुक्मरान का, तो बोलना पड़ता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस देश के मौजूदा प्रधानमंत्री जी, आप लोकतंत्र में हो, आप सद्दाम हुसैन नहीं हो, आप कर्नल गद्दाफी भी नहीं हो। इसलिए मेहरबानी करके विरोध सुनने की भी आदत डालिए। विरोध तो नीतियों का होगा, सभी करेंगे, और कोई परफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपसे गलती नहीं होती। भगवान ने आपको बहुत बहुत उच्च कोटि की दूरदृष्टि दी है, मगर फिर भी गलतियां हो जाती हैं। तो इसलिए आज मेहरबानी करके कहीं किसानों के ऊपर कोई ज्यादती ना कीजिएगा, कहीं गोली ना चलाइएगा, कहीं डंडा ना चलाइएगा। किसान हैं, अपनी बात कह करके फिर 9 तारीख को आपके बीच में बैठेंगे। देश भर से प्रतिक्रियाएं ले लीजिए तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ये एक हिमालय दर्पण के मुख्य संपादक सुभाष शर्मा की प्रतिक्रिया थी। और जितने लोग मेरी इस प्रतिक्रिया से सहमत हैं, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी सहमति दे, ताकि भविष्य में मुझे किस प्रकार से बोलना है, मुझे मेरे सामने इसका रास्ता प्रशस्त हो सके। आज का बंद शांतिपूर्ण रहे और आज का बंद कोई परिणाम लेकर के आए। ये बंद केवल बंद के लिए नहीं होना चाहिए, किसी की जिद पूरी होने के लिए नहीं होना चाहिए। इस कामना के साथ मैं सुभाष शर्मा आपसे एक बार फिर से विदा लेता हूं। मुझको इतनी देर तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।